हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद एसएस में, जहां पे हम कवर कर रहे हैं क्लास 8 का जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हम लोग पहले से ही 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन तीनों वीडियो को नहीं देखे, ठीक है, तो हम यही सजेशन करेंगे, यही सजेस्ट करेंगे, यही रिकमेंडेड करेंगे कि आप पहले उन तीनों वीडियो को देख करके इस वीडियो को देखें, तब आपको ये जो चीजें हैं उन सबको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, उसको महसूस कर पाएंगे कि इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी क्यों पढ़ रहे हैं, पहले क्यों नहीं पढ़े थे। ये सारा चीज सीक्वेंस में होता है चैप्टर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो वीडियो है पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे जो पार्ट ऑफ सेल है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत होते ही, ठीक है, इस चैप्टर का भी 90% पोर्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक और वीडियो आएगा और उसके बाद सारा का सारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसका नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे बारी बारी देखेंगे पार्ट ऑफ सेल, यानी सेल के पार्ट कौन कौन होते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट ऑफ सेल में कौन कौन आते हैं, तो सबसे जो बाहर वाला परत होता है उसे कहते हैं सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल सभी में नहीं होता है। जैसे एनिमल सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल उसमें सेल वॉल होता है। अच्छा, प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों हो रहा है, क्यों पाया जा रहा है, आखिर प्रकृति ऐसा क्यों कर दी है कि प्लांट सेल है जिसमें उसमें सेल वॉल रहेगा, लेकिन जो एनिमल है उसमें सेल वॉल नहीं रहेगा, कुछ तो रीजन होगा। तो उन सारे रीजन को, उन सारा जो जिस तरह से जो प्रोसेस के द्वारा जो बनाया गया है सेल को, उन सारे चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल कौन कौन होते हैं, तो पार्ट ऑफ सेल में आते हैं 3 चीज। पहला आता है सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है सेल वॉल, फिर आता है साइटोप्लाज्म, फिर आता है न्यूक्लियस। यहाँ पे तुम लोगों के मन में, तुम लोगों के दिमाग में एक बात चलने लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, लाइसोसोम कहाँ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, गोल्गी बॉडी कहाँ है, क्रोमोसोम कहाँ है। तो ये सारा चीज सेल के पार्ट नहीं है, सेल के क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या है, उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, नहीं कि उसको सेल का पार्ट कहते हैं। सेल का पार्ट मुख्यतः कितने हैं, 4 होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इन चारों जो पार्ट हैं वो सेल में कहां कहां पे है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो जो सेल जो स्ट्रक्चर है किसका है, ये स्ट्रक्चर है सेल का, इसका स्ट्रक्चर है सेल का। ये सेल, अगर यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये सेल किसका है, ये प्लांट सेल है। कैसा सेल है, प्लांट सेल है, क्योंकि प्लांट सेल में ही सिर्फ सेल वॉल होते हैं। अब क्यों सेल वॉल होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्यों नहीं होते, वो आगे क्या होगा वीडियो में हमको पता चलेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट है सेल, पहला है सेल मेम्ब्रेन, फिर है सेल वॉल, फिर है साइटोप्लाज्म, फिर है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी वाला जो परत होता दिख रहा है, जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का जो चारों ओर से मेम्ब्रेन जैसा है, इसी को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल। यानी इसका कहने का मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। लेकिन किसमें, प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी का जो परत होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेल वॉल। और जस्ट उसके नीचे क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो एक प्लांट के लिए सेकेंड जो लेयर है, एक फर्स्ट लेयर तो सेल वॉल है प्लांट सेल के लिए, लेकिन प्लांट सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन सेकेंड लेयर है। वही जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल के लिए आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। यानी अगर हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी परत पे होगा। याद होगा सेल फिर बताया था स्लाइडेन एंड स्वान, याद है, स्लाइडेन एंड स्वान। ये क्या थे, ये थे बोटनिस्ट थे, क्या थे, बोटनिस्ट थे। और ये क्या थे, ये क्या थे, ये थे जूलॉजिस्ट, क्या थे, जूलॉजिस्ट।
अब ये दोनों साइंटिस्ट क्या किए थे कि बारी बारी से क्या कर रहे थे, अपना सर्च रिसर्च किया। अगर बॉटनिस्ट है तो कैसे है, प्लांट के बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट के बारे में देखें तो सारा चीज सेल से मिलकर बना हुआ था। तो बोल देंगे जितने भी धरती पे प्लांट पाए जाते हैं, जितने भी धरती पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सारा चीज किससे मिलकर के बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। फिर उसके बाद है स्वान साइंटिस्ट, जो कि जिसको बोलते हैं मैथ्यू स्वान भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है। वो एक जूलॉजिस्ट थे, वो किसके बारे में अध्ययन करते थे, एनिमल के बारे में अध्ययन किए। तो एनिमल के बारे में जब अध्ययन किए तो ये देखे कि जो एनिमल सेल होता है उसके बाहरी परत यानी उसके बाहरी जो लेयर है एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा बना हुआ होता है, और उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। और इतना करने के बाद ये जो स्वान थे, जो एनिमल सेल को बार बार देख रहे थे जूलॉजिस्ट होने के बाद, फिर बाद में जब वो प्लांट सेल को ऑब्जर्व किए तो वो देखे कि नहीं, ये जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक परत होता है, और उस परत को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और याद होगा इन्हीं दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दिया था, कब, 1838 में, जिसको मॉडिफाई कब किया गया था, 1855 में क्या कर दिए गए थे, इसको मॉडिफाई किया गया था। तो ये जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको कहां से पता चलता था, ये दोनों साइंटिस्ट क्या किए थे, अपना अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये सारा चीज बताए थे। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म उसे कहते हैं कि जो सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाहर सेल वॉल है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये लिक्विड मेम्ब्रेन है, लिक्विड टाइप का सबस्टेंस है, जेली लाइक सबस्टेंस है। तो इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और सेल का ज्यादातर पार्ट साइटोप्लाज्म ही होता है। जैसे देखो बाहरी परत हो गया, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट लगभग 80% के आसपास, ठीक है, क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है। और ये पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता, इसको बोलते हैं जेली लाइक सबस्टेंस है। कैसा लाइक है, जेली लाइक है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि बोतल है, बोतल में वाटर है, ठीक है। तो अगर बोतल में वाटर है तो सिर्फ वाटर कहेंगे उसको, लेकिन अगर उसमें अगर हम और कुछ मिलाने लग जाए, जैसे नमक मिला दिए, चीनी मिला दिए, तो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, गाढ़ा, यानी जेली लाइक सबस्टेंस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ तो साइटोप्लाज्म है, इसमें तो नमक चीनी तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन इसमें मिलता कौन है, साइटोप्लाज्म यहीं पे प्रेजेंट होता है। सॉरी, साइटोप्लाज्म बोल दिए, जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारा चीज यहीं प्रेजेंट होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हो गया। ये सारा चीज जो प्लास्टिक होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ये सारा चीज इसी में जब प्रेजेंट होता है तो लिक्विड न होकर के पूरा गाढ़ा जैसा सोल्यूशन हो जाता है, और उस सोल्यूशन क्या कहते हैं हम लोग कि जेली लाइक सबस्टेंसेस है। तो साइटोप्लाज्म पता चला क्या है, तो साइटोप्लाज्म सेल के बीच में जो लिक्विड टाइप का जो सबस्टेंस होते हैं उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बचा कौन, चौथा पार्ट बचा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इसके बारे में और भी बहुत सारे डिटेल्स पढ़ेंगे कि ये बाहर जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, ये पूरा जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी लिक्विड टाइप का मीडियम है तो इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मोटा मोटा ये समझो कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर में सेल वॉल होता है, फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में जो फ्लूइड टाइप का मीडियम सबस्टेंसेस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। और एक बीच में बैठा हुआ रहता है जो साइज में बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यानी यहां तक हम सिर्फ ये जाने कि जो सेल है उसके पार्ट कौन कौन है, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि सेल का पार्ट कौन कौन है। अब बारी बारी से इन सभी पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहे हैं चारों, इन सभी पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। क्या था, जो सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम क्या लिखते थे, सेल मेम्ब्रेन कहते। तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का सबसे बाहरी परत होता है। फिर से, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल का सबसे बाहर वाला जो परत होता है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बहुत थीन होता है। क्या होता है, थीन होता है। और थीन के साथ साथ इसमें पोरस मेम्ब्रेन होते हैं, यानी ये जो क्या होता है, इसमें छिद्र जैसा होता है। और ये जो इसी के कारण से जो सेल मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने के कारण से क्या होता है,
कि सेल के अंदर जो सबस्टेंसेस है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो बाहर भी आ सकता है और उसके थ्रू बाहर से अंदर भी आ सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन को भी एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर से सेल मेम्ब्रेन के बारे में फिर समझे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एनिमल के सबसे बाहर, एनिमल सेल का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। उसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसमें पोरस प्रोजेक्ट होते हैं छोटे छोटे, जिसके कारण से उसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके थ्रू, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर का सबस्टेंसेस बाहर जाता है और उसी पोरस के थ्रू बाहर के सबस्टेंस क्या होता है, अंदर भी आते हैं, ठीक है। यानी ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा जो प्रॉपर्टी है, ये जो बनावट है, ये सब किसका है, बनावट सेल मेम्ब्रेन का है। किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है। तो बारी बारी से इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन मेम्ब्रेन है। ये ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड और बहुत मोटा जैसा लेयर है, ऐसा नहीं है। ये थिन मेम्ब्रेन है, थिन लेयर है, किसके अराउंड, सेल के अराउंड। और ये क्या करता है, सेल को होल्ड करके रखता है, सेल को क्या करता है, एक साथ बनाए हुए रखता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें पोरस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इसी कारण से वो क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी उसे कहते हैं। और उसके कारण से वो क्या करता है, अलाउ करता है, मतलब परमिशन देता है कि मूवमेंट होता है किसका, जो सबस्टेंसेस बाहर से अंदर आते हैं, इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। कोई सबस्टेंसेस होते हैं जो सेल से बाहर भी आ सकते हैं और बाहर से अंदर आते हैं, तो किसके थ्रू आएंगे, तो किसके थ्रू आएंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आएंगे। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है। तो जो सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखे, ये पार्ट है सेल का, जो फर्स्ट पार्ट है क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट क्या था, सेल वॉल। दूसरा पार्ट क्या है, सेल वॉल। जब हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन, क्या पढ़ रहे थे, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल का सबसे बाहरी वाला परत होता है। लेकिन वही जब सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल प्लांट सेल का सबसे बाहरी परत होता है। ध्यान से, जो एनिमल सेल का जो बाहरी वाला परत होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन वही प्लांट सेल की बात करें और उसका जो सबसे बाहरी वाला जो परत होता है उसे कहते हैं क्या, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल। अरे रिजिड होता है, क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, ठीक है। ये हार्ड होता है क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट जैसे, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्यों नहीं है और प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, ऐसा क्यों। तो देखो, सपोज करो यहाँ एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ है और एक यहाँ आदमी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उधर से कुछ आया जो अटैक करेगा, यानी दोनों का हार्म पहुंचाएगा। क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। तो अगर यहाँ पे व्यक्ति अगर उसको देखेगा, अगर पता चलेगा कि हमको हार्म करेगा, हमको हार्म पहुंचाएगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, वो भाग जाएगा। लेकिन क्या प्लांट भाग पाएगा, क्या प्लांट एक जगह से दूसरा जगह तक जा पाएगा, क्या प्लांट यहां से हिल करके थोड़ा सा बगल में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये है जो प्लांट है उसके पास कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, इसी कारण से सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। और वही सेल वॉल प्लांट को स्केलेटल प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल जो मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, जो एक्सटर्नल हार्म पहुंचाएंगे सेल को, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। इसीलिए सेल क्या होते हैं, रिजिड इन नेचर होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। और क्या चीज से मिलकर के बने होते हैं, सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं। क्या चीज से मिलकर के बने होते हैं, सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं कि सेल वॉल का जो हम लोग पढ़े, जो अभी सुने, तो क्या वही चीज है कि और भी कुछ है इसमें। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का बाहर होता है। ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, और सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर जो परत है वही क्या है, सेल वॉल है। यानी पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो परत होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। दूसरा क्या है कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये एनिमल सेल में जो सेल वॉल होते हैं ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है, ध्यान रहे जो सेल वॉल है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, न कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्या है, ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट है क्यों, तो ये क्या करता है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, क्योंकि प्लांट के पास कोई स्केलेटल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल कोई बाहर का जो सपोर्ट नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या करता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और रिजिड होता है, यानी हार्ड इन नेचर होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है और किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो ये सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। इंपॉर्टेंट कि सेल वॉल जो होता है, जो सेल का जो पार्ट होता है सेल वॉल, वो क्या चीज से मिलकर के बना होता है, तो वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। अब सेलुलोज से मिलकर के बना होता है और क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर जो एक्सटर्नल हार्म पहुंचाने वाली चीजें उनसे, और ये अफेक्ट होता है एनिमल सेल में। और क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो ऊपर जो लेयर होता है, जो थिक लेयर होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल कहते हैं। अब ये जब देखते हैं सारा चीज, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो दूसरा पार्ट हो गया सेल वॉल, ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, तो साइटोप्लाज्म था जो सेल के बीच में, सेल के अंदर जो जेली लाइक सबस्टेंसेस था, जो क्या था, लिक्विड सबस्टेंसेस या जो फ्लूइड मीडियम था, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, साइटोप्लाज्म कह रहे थे। तो साइटोप्लाज्म का क्या रोल है, देख सेल में साइटोप्लाज्म है तो क्या करता है, उसका काम क्या है सेल में, तो उन सारी चीजों को क्या करेंगे देखेंगे। तो सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, सेमी फ्लूइड मीडियम होता है, यानी वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जेली लाइक सबस्टेंसेस होते हैं, यानी गाढ़ा होता है। ऐसा नहीं कि लिक्विड है, पानी जैसा लिक्विड है, ऐसा नहीं है। पानी जैसा लिक्विड तब होता है जब इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, जैसे राइबोसोम बताया, जैसे लाइसोसोम बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बताया, जैसे गोल्गी बॉडी बताया, जैसे प्लास्टिड बताया, जैसे वॉल्क्यूल बताया। तो ये सारा चीज किसमें पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसी कारण से ये जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और साइटोप्लाज्म का और क्या काम है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल फंक्शंस हो रहे हैं, सारा का सारा चीज वो कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये सारा चीज जो है उसको हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का ज्यादातर पार्ट क्या होता है, वो कंसिस्ट करता है, यानी सेल का लगभग क्या बोल रहे थे कि 80 से 85% पार्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कैसा होता है, ये जेली लाइक सबस्टेंसेस होता है। कैसा होता है, जेली लाइक सबस्टेंस होता है, गाढ़ा नुमा होता है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं इसी में, और सेल ऑर्गेनेल्स भी इसी में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो ये साइटोप्लाज्म में देखो, चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या है, साइटोप्लाज्म है, यानी साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। अगर कोई पूछेगा न्यूक्लियस के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स सेल के किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो किस पार्ट में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन में बताया था ना कि ऑक्सीजन ये सब मिल करके बनता है, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। वह सारा चीज जो केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, केमिकल फंक्शंस होते हैं, वो सब कहां पे होते हैं, किस जगह पे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म का रोल बहुत ज्यादा है, और क्या क्या रोल है, ये सारा चीज यहीं पे है, ठीक है। अब हम तीनों जब पार्ट पढ़े थे पार्ट ऑफ सेल का, तो एक चौथा पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये जो चारों पार्ट पढ़े हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, इन सभी में जो सबसे बड़ा रोल, जो सबसे मेजर रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियस का रोल क्या है सर, तो एक न्यूक्लियस है ना, जिस तरह से हम लोग व्यक्ति हैं, जो सारा चीज काम कर रहे हैं, हमारा हाथ कैसे काम करेगा, हमारा सेंस ऑर्गन कैसे काम करेंगे, आंख कैसे काम करेगा, नाक कैसे काम करेगा, पैर कैसे काम करेगा, हमको कहाँ चलना है, कान में हाथ नहीं डालना है, क्या
ये सारा चीज को परफॉर्म करता है ब्रेन हम लोग करता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन होता है ना, उसी तरह से जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का रोल है, उसी प्रकार से सेल को कंट्रोल करने वाला, सेल को मेंटेन करने वाला, कि सेल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, उन सभी चीजों को देख रेख कौन करता है, सभी चीजों को देख रेख कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। यानी सारा चीज जितने भी कंट्रोल हो रहे हैं, ये सारा चीज कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ये ब्रेन ऑफ द सेल है। क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। और क्या बोलते हैं इसको, ये जो क्या होता है कि जो सेल के अंदर क्या होते हैं, जो लिक्विड मीडियम पाए जाते हैं, सेमी फ्लूइड लाइक मीडियम पाए जाते हैं, उसे कह रहे थे साइटोप्लाज्म कह रहे थे। जो सेल में जो लिक्विड टाइप सब्सटेंस है उसे क्या कह रहे थे, साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, सेमी फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं, सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, फिर से न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म जैसा स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर, लाइक सेमी फ्लूइड मीडियम, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक और बात कि जो न्यूक्लियस है, इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जिस तरह से सेल के ऊपर मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके जो बाहर का जो एक परत होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक परत होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा सबस्टेंस होते हैं, स्फेरिकल सबस्टेंसेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका काम क्या है, सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियस अभी अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो ये हम जो डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम है न्यूक्लियस का। किसका डायग्राम है, न्यूक्लियस का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, न्यूक्लियस का। हम क्या बोले थे कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर में भी एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कह रहे थे, ये सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। तो ये साइटोप्लाज्म में इससे सेपरेट हो रहा है किसी एक मेम्ब्रेन से, तो इसी मेम्ब्रेन को क्या कर रहे थे हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे थे। क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद करने का तरीका, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस है, जो सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस है, जो मटेरियल है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अंदर से न्यूक्लियस के अंदर ही एक स्फेरिकल टाइप का एक मटेरियल होते हैं, स्फेरिकल टाइप सब्सटेंस होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर से अंतर समझो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ। फिर से अभी हम अंतर समझेंगे, किसमें, न्यूक्लियस में अंतर समझेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में समझेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में समझेंगे, फिर ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें अंतर समझेंगे। जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर वाला जो परत होता है ना, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल लाइक सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या ये तीनों टर्म सभी को समझ में आया? क्या ये तीनों टर्म समझ में आया? और न्यूक्लियस, ये चारों टर्म समझ में आया सभी को? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना है, हम वही जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे उसको समझा देंगे। ये तीनों समझ में आ गया तो अब देखो, अब हम इसको जो न्यूक्लियस के अंदर तो चल गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पढ़ लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में पढ़ लिए, न्यूक्लियोलस में पढ़ लिए। अब आ रहे जो अंदर जो स्फीयर टाइप का जो मटेरियल था, जो स्फेरिकल टाइप का जो सब्सटेंसेस था, उसमें आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्या होते हैं, उसमें जब हम आते हैं तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो थ्रेड लाइक सब स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं।
क्रोमैटिन। क्या फिर से यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है? क्रोमैटिन वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सबको मिलाकर क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। और वहीं एक सिंगल को उठा करके उसका नाम देंगे तो उस सिंगल को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। फिर से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं न्यूक्लियोलस में, जो न्यूक्लियस में जो सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? क्रोमैटिन कह रहे हैं। लेकिन वही क्रोमैटिन का एक पार्ट अगर हम बाहर उठा करके निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है ना, इसमें देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिर दिखेगा। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या इसका फुल फॉर्म है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और इसमें देखो तुमको दिख रहा होगा क्या? डंडा जैसा दिख रहा होगा, मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और इसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जीन कहते हैं। और यही जीन के हेल्प से, इसी जीन की मदद से, इसी जीन के चलते ये जो हमारे माता पिता में जो गुण होते हैं, जो हमारे माता पिता के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो माता पिता में जो मान लीजिए जो हाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो हाइट का जीन होता है, कलर का जीन होता है, ये सारा चीज किसके द्वारा हमारे अंदर आता है? तो इसी जीन के हेल्प से हमारे माता पिता का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे अंदर आता है। तो ये सारा चीज जो हमारे अंदर जो सारा चीज आ रहा है वो क्रोमोसोम के चलते नहीं आ रहा है, ये डीएनए के चलते नहीं आ रहा है, बल्कि जो डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट है जीन, इसी जीन के कारण से सारा जेनेटिक मटेरियल हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम लोग देखे ये क्रोमोसोम देखे, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, सभी जगह क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। जैसे जो ह्यूमन होते हैं इसमें टोटल नंबर पेयर कितना होता है? 46 होता है। और ये पेयर की बात करते हैं तो 76 होता है। तो सब में क्या होते हैं? अलग अलग पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम के भी दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम के भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या होते हैं? एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम का पार्ट है पढ़ना नहीं है, बस जानकारी के लिए इसको याद करना है कि क्रोमोसोम का कितने टाइप होते हैं। आगे चल करके दो टाइप, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर एक आया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर जो डंडा जैसा मेम्ब्रेन दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही क्या होता है? उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमारे मदर और फादर में जो जेनेटिक सबस्टेंसेस, जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है, जो अपने यंग वंश से अपने बच्चों में। ठीक है, यहाँ पे हम देखें पार्ट ऑफ सेल को क्या किए हम लोग, इस टॉपिक को क्या किए हैं? खत्म किए हैं। अब इस चैप्टर का हम लोग लगभग 90% क्या कर दिए हैं? कंप्लीट कर दिए हैं। अब कल का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, और इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स सभी को पढ़ करके क्या करेंगे? इस चैप्टर को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और लास्ट में क्या पढ़ लेंगे? सेल डिवीजन पढ़ लेंगे। और यहाँ जो चैप्टर होता है एक अगला क्लास में चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। होप सो ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।